I request our director sir, please come up on the dais and say your wisdom words. I welcome all the participants from various institutes and universities, those who are participating in the conference, and my dear students. I really congratulate and I really give a matter of pride for us, for the College of Management, that they have conducted successfully this conference. So, thankful to all my respected deans, Dr. Vibha, Dr. Abhayanand, Dr. Govind, Dr. Amit Rai and the organizing team for conducting such a wonderful event. Last, I congratulate the organizing committee, conference organizing committee, Professor Akash, Jaspal, Professor Jaspal, Professor Manish and Sapna for conducting such a wonderful, restless efforts for making it successful. Thank you very much. जिस तरह से दुनिया बदल रही है, तेजी से बदल रही दुनिया में हर क्षेत्र में आविष्कार हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। उस नई विधा के साथ हमको भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए। हमारे शिक्षकों ने इतना ज्ञान बच्चों को दिया है, परोसा है कि हमारे देश के वैज्ञानिक आज की दुनिया में भी वो करके दिखा रहे हैं जो दुनिया के लोग नहीं कर पा रहे। एक ही रॉकेट इंजन से 103 सैटेलाइट उनकी कक्षा में प्रक्षेपित करने का कारनामा हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है ना, दुनिया के लोग तो नहीं कर पाए आज तक। शिक्षा की जगत में हम इसको महायज्ञ कहते हैं। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस के लिए ये एक महायज्ञ है जिसमें हमें जरूर सम्मिलित होना चाहिए। एंड ईच वन ऑफ अस मस्ट कंट्रीब्यूट टू सच काइंड ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। दिस इज द वन एंड ओनली काइंड of learning environment wherein not only we share our opinion, we share our research findings, results, research papers, as well as also we contribute to this learning platform that what kind of research, development and other important activities we have got in this particular emerging world. We all have witnessed that what kind of wonderful topic we have selected for this national conference, transformation in management, technology and media in emerging India, and all the dignitaries have already appreciated this particular topic. So I would like to congratulate the conference conveners sitting over here, starting with Akash Srivastava sir, Jaspal sir, Dr. Manish sir, Dr. Sapna Arya. They all deserve a huge round of applause. The kind of effort, rather relentless efforts and the kind of hard work which they have shown in, it simply shows their commitment. The kind of enthusiasm which we find in our students is something remarkable. And this is the best example to understand that what kind of learning environment and what kind of a student fraternity as well as the faculty members we have got in our institution. सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे रिसर्च पेपर का टॉपिक है वेब धारावाहिक सेक्रेड गेम्स में भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। आज हम बात कर रहे हैं नए भारत की, 21वीं सदी का भारत, और दुनिया भी आज 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में जरूरत है सबसे ज्यादा सभ्यता और संस्कृति की। हम आज की पीढ़ी ये जानते हुए भी कि हम क्या कर रहे हैं और क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद भी हम कुछ ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं जो कि सही नहीं है। उसी को बेस बनाकर मैंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया है। बेसिकली ये बेस्ड है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हर स्वतंत्रता की सीमा से परे हैं। स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन दोनों के नाम पर कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई जा रही हैं जो कि सही नहीं है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो एक आयाम है, एक मानक है अपने आप में पूरे विश्व के लिए, और पूरा विश्व इस तरफ देखता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहला है दृश्य श्रव्य माध्यम। प्रस्तावना में मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम, इसको कहते हैं ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो विजुअल मीडियम एक ऐसा माध्यम है जो हमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है और इसके माध्यम से देखी गई चीजें बहुत ज्यादा समय तक हमारे मन मस्तिष्क पर छाई रहती हैं। यह एक संचार का सशक्त माध्यम है। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, आज हम अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, व्यू और इस तरीके के तमाम प्लेटफॉर्म्स हम देख रहे हैं जो हमारे
मोबाइल फोन से लेकर हमारे टेलीविजनों तक में आ चुके हैं और वो हमें बहुत तरीके की वेब सीरीज और तमाम जो खेल हैं वो दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इन वेब सीरीज का हम पे प्रभाव क्या पड़ता है, हम उससे क्या सीखते हैं और क्या देखते हैं। कई बार ऐसी चीजें भी दिखाई जा रही हैं जो कि नहीं दिखाई जानी चाहिए और इसके ऊपर कई बार गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। कई बार हमने अभी एक बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ है, श्रद्धा मर्डर हत्याकांड, जो हत्याकांड था जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा, उसमें भी ये बात सामने आई कि एक व्यक्ति ने जो कि थोड़ा मानसिक विक्षिप्त था, उसने एक वेब सीरीज देखी और उससे कुछ आइडियाज लिए और उसके बाद उसने इस तरीके के मर्डर को अंजाम दिया। दूसरा है भारतीय समाज, संस्कृति एवं परंपरा। भारतीय समाज एवं संस्कृति, जैसे ही हम भारतीय का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक सर्ग का उत्पन्न होता है कि भारतीय कौन। विष्णु पुराण के द्वितीय अध्याय के तृतीय सर्ग और प्रथम श्लोक में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जो उत्तर से लेकर पूर्व तक पूरा इसमें व्याख्यान है और ये आज का नहीं है, बहुत पहले का है। उस समय जब कुछ सभ्यताएं पत्ते लपेटकर घूमती थी, उस समय भारतीय संस्कृति के लोग अच्छे कपड़ों में और अच्छी चीजों में घूमते थे और उसके कई प्रमाण हमें मिलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, मार्शल मैक्लुहान ने कहा है ग्लोबल विलेज, उसके पहले भारत में मौजूद था वसुधैव कुटुंबकम और इसके प्रमाण जो है वो हमें बहुत समय तक हमें मिलते रहे हैं और हम फॉलो किसको करते हैं, मार्शल मैक्लुहान को, जो कहते हैं कि ये एक दिन जो है वो ग्लोबल विलेज हो जाएगा। दूसरा है वेब धारावाहिक। वेब धारावाहिक क्या है? एक था धारावाहिक। जब हम टेलीविजन धारावाहिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान में आता है हम लोग, नायक। इस तरीके के धारावाहिक जो होते थे वो क्या करते, वो हमें प्रमोट करते थे, हमारे अंदर की क्षमताओं को हम किस प्रकार से लोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं उसका प्रयोग दिखाते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, वेब धारावाहिक। वेब धारावाहिक पर किस चीज पर केंद्रित है? अपराध, हिंसा, विकृति। एक कहानी याद आती है जिसमें एक बार महात्मा बुद्ध निकलते हैं तो एक गांव से होकर जाते हैं। गांव में कहा जाता है कि उनको कुछ भी सत्कार नहीं होता, उनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं जाता है और बहुत ही रूखे सूखे से रखा जाता है। वो निकलते हैं अपने शिष्य आनंद के साथ, दूसरे गांव में जाते हैं, वहां बहुत उनका सत्कार होता है और बहुत अच्छे से उनको सारा कुछ दिया जाता है। बाद में वो जब निकलते हैं, ध्यान में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, कहते हैं जो ये पुराना वाला पहले वाला गांव था उसके सारे लोग वहीं जमे रह जाएं, कहीं ना जाए, और जो मेरा दूसरा गांव है इसके सारे लोग पूरे संसार में बिखर जाएं। आनंद गुस्सा होते हैं, कहते हैं अरे भगवान आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वह गांव जिसने हमें इतना आदर सत्कार दिया उसको आप कह रहे हैं बिखर जाए। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये सारे लोग अच्छे हैं, अगर ये जहां जहां जाएंगे अच्छाई की महक जगाएंगे, अच्छाई दिखाएंगे, लेकिन जो ये बुरे लोग हैं ये जहां जहां जाएंगे बुराई फैलाएंगे, इसलिए अच्छाई को फैलाना चाहिए। ऐसे ही एक दिन निकला ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटी प्लेटफॉर्म पहले वाले गांव में गया तो उसने देखा कि यहाँ बहुत बुराई है, इस पे वेब सीरीज बनाई जाए, और वो वेब सीरीज आज हम सब देख रहे हैं। In the beginning of the century, we went through two phases of long economic slowdown and recession. What is that? Actually we have 1 year as a slowdown after 3 years of the boom cycle. This is the basic cycle that we follow in economics. And but this time in 2008 global crisis. So now here we talk about pandemic era. What happened in pandemic era? Number one, beginning of the COVID-19 started. This is COVID-19 because it started in 2019. Somewhere around in September 2019, COVID virus was found in China area, and then it spread around the world. In India, we have lockdown on 24th March 2020. That was at the end of the FY 1920 and in the beginning of the FY 2021. So in FY 1920, we did not have much impact on economy because it was on 24th, last 6 days only. But in FY 2020-21, we had -5% GDP growth rate. In this time, lot many people had lost the job. Economic activity was all suspended for 5-6 months during the lockdown, and basically the lower class people and the people who are working people,
they got impacted a lot because most of them lost the job, and many of them who were still in job, they had salary cut. So income was reduced many times. So it impacted this economic development across the world. Then again, when we were moving ahead, then came the Ukraine war, and Ukraine war impacted the flow of energy across the world. That was Russia was the main supplier of energy to European countries. European countries sanctioned it, and the energy price increased manifold in the European area and US, and that got into increased inflation, and that increased inflation made all the central bankers to go for hawkish approach. They started increasing interest rate. Interest rate further slowed down the economy. And after further, in UK, we have seen recession, contractory GDP growth in September quarter. In September quarter, UK has seen negative GDP growth. And this is just a very bad sign that we may fall in recession again. The CSR activities can be, divided into two parts. Whenever we say that, in the part before the commencement of the Companies Act 2013 and after the commencement of the Companies Act 2013. Before commencement of Companies Act 2013, there was the old Companies Act, that was the Companies Act 1956. In that there was no certain provision regarding the CSR. Fine. If you will see this slide, in the introduction we have mentioned about the CSR, that CSR is a continuing commitment by business to integrate social, economic, environment concern in their business operation. In general terms, everybody of us knows about the CSR. Fine. That we have to do, socially and environmentally for the betterment of our country and economy. But the thing is this, that prior to the Companies Act 2013, there was no certain regulation for that. Mahatma Gandhi once also mentioned about the need of the CSR in our country, but till 1st April 2014, when this Companies Act 2013 become applicable for the India after the assent of the Parliament. So before that, that was just like the self-regulation like thing. But after Companies Act 2013, there was one section 135 of the Companies Act 2013 that is being inserted especially as a provision for the CSR activities. Fine. So in the CSR activities, in section 135, there are almost 9 sections are there. Fine. In 9 subsections, the whole concept of CSR has been given in that, and apart from that, the CSR rules are also applicable along with the Schedule 7, in which the types of CSR activities that the corporate can undertake has been mentioned in that. I have also mentioned that in the slides. There are total 12 activities in that you can, spend your CSR money. See, the basic objective is of this paper is to know, the real position of the CSR laws regime in India for the companies, because we are talking about the corporate, so we have excluded the firms and proprietors and partnerships from this purview. Only the corporates that are the companies that are being registered in India or abroad are being taken as per the guidelines given by the Companies Act 2013. Green accounting is maintaining accounting records for the protection of the environment and is a main focus. Now current time main focus is money. When we maintain accounting, we consider only in money terms. What about natural resources? When we comes to business, when we develop ecology, when we talk about ecology, business, country's development, we already only considered in money terms. But we actually exhausted and depleted uses natural resources. Without natural resources, we can't develop our ecology, business and country as well. If I talk about scope of
environmental accounting. First of all, I want to tell you, green accounting is also known as environmental accounting and integrated accounting. Okay, there are 2 points of view. First is internal, and second one is external. When I talk about internal point of view, we take consideration about investment made by the corporate sector of minimization of losses to environment. When I talk about external point of view, we include degradation, depletion and deforestation of land. If I talk about objective of green accounting system is to make the connection between the financial environment account and the physical resource account. Second one is to evaluate the benefit and cost to the environment. Third one is to keep track of the upkeep of material resources. And last one is to further explain and quantify environmental product and income indicators. If I talk about need of accounting is to cleaning up pollution that already exists and to capture the long-term sustainability. We all are aware of sustainability. It is very important for our business, for economy and ecology. And also we should control over operational and material efficiency and control over increase in cost for raw material and waste management and potential liability. And there are so many, if I talk about legal framework, India has to make certain law for green accounting, as it is a new concept for all the countries, as Peter Wood has invented this topic first in 1980, and India is also implementing in our country. Some laws are as follows: Water Prevention and Control of Pollution Act, the Air Pollution Act, the Forest Conservation Act, the Environment Protection Act, the Factories Act. There are so many acts are in India to follow green accounting. Today's my research paper name 4D object visualization in medical field. This is an abstract. 4D object visualizations refer to process of exposing 3D object field for scalar value. While these paradigms apply to many different data set and then find out 4D structure. The 4D structures apply data sets and 4D data structures also reading by using a different set of programming known as Python, C++, and the next point is here. The object is used in medical data, space data. It is used to diagnose different type of disease like tumors, finding, and viruses. This is coronavirus find the 4D is affected for the lungs. According to the introduction, 4D data is commonly able to assigning the 3D object location in 3D plane and remaining dimension to some scalar property at each 3D location. This assigning the fast diagnosis for the variety of 3D data is not defined, but the 4D data is defined by using the different type of programming like machine learning using Python. The 4D is not found, but it is explained by using dimensions like tissues density in any region of human body, weight volume in a volume of air, temperature distributions throughout any medical objects, machine objects. Next. Firstly, we introduce the dimension. This is a mathematics topic, and in the word of dimensions explain the space which provide the information as the minimum number of coordinates need to specify any object in a system. So firstly introduce the point, a line, rectangle, cube, space-time,
super string theory and super cavity theory. The first is here, the point here. Next. Zero dimension. The zero dimension have nil dimensions. It is also known as nil dimensions. Euclidean, the mathematician of Greek, find out this concept, and it is a point is the primitive notations in a space. It cannot be have any type of length, thickness, and width. Point is take the space. Next. According to one dimensions is explained in reading the one dimensions have the only one dimension have the one number of and have the one numbers, and line is a dimension 1D as the only extend the way like the sentence which is used in read forward and backward process according to simple language in this time C and C++. If you read any type of data structure like a linear array, list and linked list, queues and stack is explained the one dimension only. Next. That is the image. This is the image. That is the linear dimension, linear array, and the simple explanation is here. The data type and NOC, the name of array. This is NOC is the name of array, and this is the subscript. And int item is a 3. 3 is the size of this storing the values 12, 13 and 14. Next. That is stack. This is stack. They follow the first in first out process, and the two processes implement in here. The first is known as push. This is inserting values, and pop is the deleting values. There are the values here, Anshul, Sharad and Abhinand. Next. This is queue. This is queue. That is have the two end. The first end is known as front, and other is known as rear. This is front and this is air. Ritu, Sharad and Anshul is our values in this data structure. Next. That is the two dimensions. There are two dimensions have the two coordinate systems like that is explained in R and C. R is represent the number of rows and C is represent the number of columns. And it have only the two directions. The first direction is known as north-south, and other direction is known as east and west. That is 3D. This is very important because this is a way to finding the 4D object. According this is a 3D dimension. 3D object have the 3 dimensions. The first dimension is known as row, column, and last is the width. And the back. And 3D object have the movements, the moving the north, south, east, west, and up and down. That example. This is the image. This image is have 3 cross 3, 3 cross 3. Total is the 8. That is the 8 cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is the it have the 8 cube. This combination of 8 cube in standing is image. Next. The 4D, this is 4D. According to 4D, we cannot find, but it is observed it because it is present in any type of 3D image. This is a 3D image. This is a 3D image. This line is indicate the dimension of 4D. This point like this, and this me, and this sink inside this 3D image. That is kind of this structure. This is my research and explain here. Next. This image not clear, but is only for the sentence here. This is a int. A is the name of array. 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, and 4 dimensions. This is a simple code. This is a simple code we find out and storage in 4D object in our array by using array. That code is only for the C programming and have the different 4 loops, and we define the data. The data is the name of array and 2 cross 2 cross 2 cross. That is the values. Total values is here 16. My topic of presentation is the role of theoretical investigation of emotional toughness and methods of boosting it.
So the objective of the study and the objective of presentation is to find out the abilities for the students, or find out the abilities to develop the emotional resilience and emotional strength among the students. The introduction of the study, or the introduction of the paper, is to manage the high level of stressful situations and to develop that ability to manage the strength and manage the stress in the difficult situations, and how to develop that abilities and methods of handling that stressful situations for the students. So the first slide is the concept of emotional resilience, or the emotional strength or mental resilience. That is, the emotional resilience is the skills that help in aiding the professionals for developing the strength and for the challenging work settings and the challenging mindset or challenging stressful situations, and to develop that ability to handle that challenging situations. These are the 4 abilities that are beneficial for students to become the resilient professionals. That is, the first ability is reflective ability. Reflective ability, or the reflective practices, are the practices or the ability that will help you to reflect your activities and what you are doing, and how your activities are impacting your emotions and behaviors. So reflection is the key part of emotional intelligence. Reflection is how your activities and what you are doing is impacting your emotions and your behavior. This is a useful skills to have both for our own well-being and when working with others. So when you are going to the workplace also, so you should know that how your activities is impacting your behavior and your emotions and your thinking process. So this is the reflective ability or the reflective practices that we should apply as a student in our student life as well as in the further workplaces. Emotional intelligence. Emotional intelligence is the ability to motivate oneself and persist in the face of frustrations. Like, what is the emotional intelligence, or the people with a high EQ are the people who can control their impulsive emotions in the challenging environment and challenging situations. So emotional intelligence can defined by the 4 attributes. First is self-management. Self-management is to control your impulsive emotions, how you can control your impulsive emotions. Second is self-awareness. Self-awareness is how your emotions are controlling, or how your emotions are impacting your thinking process, your behavior and your personality. So your emotions should have the control. You should have that control on your emotions, so that it may not have the negative impact on your personality or behavior. Third is social awareness. Social awareness means you should have that empathy, or you should have that empathic behavior towards yourself and towards others also. You should see yourself, or you should try to see yourself in other person's shoes, that how other people are thinking, so that you can develop the high EQ, emotional intelligence. And fourth is relationship management. How you develop your relationships and what are the abilities you have to develop the relationship with others is the fourth attributes that can develop your emotional intelligence. The third is social confidence. Now, when we talk about social confidence, if you treat yourself deserving, or if you think that you are deserved to worth listening to, then you have that social confidence to work towards people, or to interact with people. So helping professionals need social confidence, assertiveness and well-developed communication, and conflict resolution skills is known as social confidence or social assertiveness. So what is social confidence? That when you see yourself deserving, and when you see yourself that you are a worth listening to person, that you have that social confidence while interacting with the people. The third is social support. Social support is widely acknowledged as one of the most essential tools for asserting professionals to increase their resilience. So it's social support you get from your family, your friends, your relatives and your acquaintances. So social support, or the emotional support, you have you got by your family. So social support is the fourth method to have the emotional intelligence or the emotional resilience, to have that capability to manage the challengeful situations and the stressful situations. Today I am represent
artificial intelligence and human intelligence. Basically, IT field का this is a main part is according to technology the race according to human beings and artificials. जिस तरह से अकॉर्डिंग टू मार्केट में टेक्नोलॉजी रेस हो रहा है उसी अकॉर्डिंग जिस तरह सपोज दैट जस्ट लाइक ए रोबोटिक सिस्टम्स ऑटोमेटिक वर्किंग बाय द रोबोटिक एंड सेंसर्स एंड कंट्रोलिंग द ट्रैफिक्स ए टू जेड्स अकॉर्डिंग टू आईटी के अकॉर्डिंग जितनी भी आर्टिफिशियल्स एंड वी कैन कंसीडर दैट ह्यूमन बीइंग्स डेवलपमेंट द machine learning and artificial according to human being and machine learning. So please requested IT field the acknowledgement in increment artificial 1950 में starting the acknowledgement no knowledge that human beings artificial intelligence can be defined and the general ability in the manners the natural language sensor and according to data reads then according to automatic data hackers and etc. The perception of the because the standards levels observe the language so the study the difference between artificial intelligence and intelligence that determine the human beings. The speed of execution while one the developer contains the advantage of the IT according the operation that did the every time read and write operation digital circuits and computer field according to human beings that's like in artificial intelligence and difference between human intelligence the between different the about the 70 years ago humans being dead according to observe the IT according then is Python के अकॉर्डिंग यदि IT में अपना स्कोप तो we are read the analytical mind just like जिस तरह से ह्यूमन का माइंड है सेम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अभी हम डेवलप कर रहे हैं लेकिन अभी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है हम ट्राई अगेन कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस में है जैसे सफल हो जाएगा इनकिस मनुष्य मरा हुआ होगा उसको जिंदा करने की कोशिश AI करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी हमारा कुछ परफॉर्मेंस चल रहा कंटिन्यू है ये 2030 या 50 तक इसको हम केसेस को प्रॉफिट कर सकते हैं या एडवांटेज ला सकते हैं कि जो मनुष्य को हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि AI पे ही डिपेंड होता है कि इंसान में क्या कमी है वो कब तक जीवित रहेगा उसकी क्या माइंड की को कैपेसिटी है सब कुछ अब्जॉर्ब करेगा AI के थ्रू. On behalf of the AMT College of Management, I would like to extend my heartful welcome to our chief guest, Mr. Tej Pratap Mishra, CTO, and guest of honor, Mr. Shailendra Bahadur Singh. I would like to extend my heartfelt welcome towards all the paper presenters and those who have listened to them with consent listening. I'm really grateful to them. So now I request my respected director, Dr. Abhin Bakshi Bhatnagar, to facilitate our chief guest. On behalf of our Managing Director, Shri Mayank Agarwal Sahab, it's my privilege to welcome our Chief Guest, Shri Tej Pratap Mishra Ji and Shri Shailendra Ji, Guest of Honor. Though MD Sir is not here, but he is always with us. I am delighted to welcome all my deans, head of the departments, and various participants from the other institute who has participated in the 2 days national conference. The theme of the conference is very simple, that the transformation of management, information, technology, media in emerging India. No doubt, I really appreciate the paper presenters who has presented the papers on the various topics covering in the informations, artificial intelligence, business analytics, data science, and in management also so many things. And
Apart from that, yesterday also we have 2 technical sessions, wonderful technical session of the inaugural. Today also we are having 2 technical sessions, and these are also wonderful. And now I really congratulate the whole IMT College of Management for conducting a successful 2 days national conference. Thank you very much. माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत होने से इकोनॉमी सुदृढ़ होगी और दूसरी तरफ स्किल का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे विषय पर आज यहाँ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें मीडिया का और मैनेजमेंट का उपयोग करते हुए हम लोग इमर्जिंग इंडिया के बारे में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर हमारे सम्मानित शिक्षकगण हैं जो विभिन्न फैकल्टी में छात्र छात्राओं के भविष्य निर्माण में लगे रहते हैं। आप लोग भी बहुत प्रबुद्ध वर्ग से हैं और चूंकि गुरजन वृंद है तो हम यहाँ से कोई आपके लिए उपदेशात्मक बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि गुरु होने के नाते छात्रों के ज्ञानवर्धन में, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में किस तरह से एक शिक्षक का रोल होता है। इन साइंस देयर इज अ टर्म एमर्जेंस और एमर्ज। कोई चीज एमर्ज कैसे होती है? दैट मीन्स कहीं वो थी, उसको कहीं से खोद के निकाला जा रहा है, कहीं दबी हुई थी और कहीं से उसको फिर से एक बार उभारा जा रहा है। तो उस दबने से ऊपर आने की प्रोसेस में जो ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस अपना योगदान निभाएंगे, हम उन टूल्स पे चर्चा करने के लिए पिछले 2 दिनों में यहां पर थे। तो मित्रों, आपको सबसे पहले तो अपने इंडिया के बारे में जानना होगा, और जो इंडिया नाम हमें दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया दैट वाज भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के पहले ही सेंटेंस में क्लियर कर दिया गया है कि हम जिस इंडिया की बात कर रहे हैं वो भारत था। तो भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप में से किसी को अगर पढ़ने का सौभाग्य मिले तो उस किताब को जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां से आपको देखने को मिलेगा कि हम क्या थे और हमें क्या बना दिया गया। आप अपनी संस्कृति, आप अपनी सभ्यता पर जम के गुरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी बहुत मशहूर शायर ने लिखा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आप लोगों पे गौर कीजिएगा, आसपास के देशों पे गौर कीजिएगा, जहां जहां कुछ ट्राइब्स ने, कुछ जातियों ने आक्रमण किए, वो खत्म हो गए। बट भारत पहले भी था, आज भी है और ये हमेशा रहेगा। रीजन, वो कुछ बात जो शायर ने कुछ बात कही थी, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसा क्या था हमारे देश में, ऐसी क्या विशेषता थी हमारे देश की कि हम 712 ईस्वी से लेकर आज तक लगातार विदेशी आक्रमणों का सामना करते रहे। 712 क्या, हम इंडो ग्रीक्स के समय से शुरू कर दें, जब सेल्यूकस निकेनार और एंटीअल्काइडस जैसे यूनानी राजाओं ने हमारे देश पे विजय प्राप्त करने के लिए अभिमान किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल, उसके बाद मेरा व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा, वक्तव्य खत्म हो जाएगा। कोई विजेता किसी से हारता है क्या? भाई वो विजेता इसीलिए है कि शायद उसने हार ना स्वीकार करी हो। और किसी एक विदेशी राजा का हमको एग्जाम्पल दे दीजिए कि उसने जीतने के बाद हारने वाले राजा से ये पूछा हो कि बता तेरी रजा क्या है, बताओ तुम्हारे साथ क्या बिहेव किया जाए। ये यूनानियों, ये मुगलों, ये विदेशी आताइयों की फितरत नहीं रही है। वो तो हमें पकड़ के हमारी आंखें निकाल लेते थे, हमें अंगभंग कर देते थे और छत बिछत करके हमको छोड़ देते थे। ये परिपाटी हिंदुस्तान में जरूर थी। हिंदुस्तान में युद्ध कभी भी किसी पे कब्जा करने के लिए नहीं लड़े गए। हिंदुस्तान में युद्ध हमेशा अपने रण कौशल के प्रदर्शन के लिए लड़े गए और जीतने के बाद हम उसका राज्य उसको वापस कर दिया करते थे। वो विभीषण से लेकर आज तक
ये चला आ रहा है कि भैया तुमको जीत लिया, हमें तुम पे कब्जा नहीं करना, हम तुमको छोड़ गए। तो सिकंदर और पोरुस का जो युद्ध हुआ था उसमें जो नैरेटिव सेट किया गया कि सिकंदर ने पोरुस को हराया और उसके बाद पोरुस से कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या बिहेव किया जाए। इस घटना का उल्लेख पूरे भारतीय इतिहास में कहीं नहीं मिलता। एकमात्र विदेशी इतिहासकार है यूनानी जिसने इस घटना को बिल्कुल एडवर्स तरीके से लिखा है। युद्ध में सिकंदर की विजय नहीं हुई थी, युद्ध में पोरुस की विजय हुई थी और पोरुस को जब सामने सिकंदर के लाया गया तो पोरुस ने उससे पूछा कि बताइए सिकंदर जी अब आपके साथ क्या किया जाए। तब सिकंदर का वो जवाब था कि वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अगर सिकंदर जीता होता तो तुम्हें क्या लगता है कि पोरुस को छोड़ देता? नहीं। और ये सिकंदर के इतिहासकार ने लिखा है कि सिकंदर ने पोरुस से ये क्वेश्चन किया था। तो जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है, अच्छा सब कुछ छोड़ दीजिए, किसी जीते हुए राजा की सेना वापस जा रही हो और ट्राइब्स ने उसका वध कर दिया हो। सिकंदर की मृत्यु का रीजन पढ़ा है ना, उसकी मृत्यु के रीजन में लिखा है कि जब वो जीत कर वापस जा रहा था तब एक छोटी सी ट्राइब ने जंगल में उसके ऊपर आक्रमण करके सिकंदर महान जैसे सेनापति को मार डाला। इज इट पॉसिबल? देन क्यों हमको इतिहास के इन अनगढ़ रहस्यों में उलझा दिया गया? मतलब सिर्फ कहने के इतना है कि आप अपने पर गर्व कीजिए कि जिन देशों पर छोटे छोटे आक्रमण हुए वो देश खत्म हो गए। आपके भारत में सदियों से आक्रांता आते गए लेकिन हम उनको एब्जॉर्ब करते गए। हम किसी में ढले नहीं, हमने उनको अपने आप में ढाल लिया। यही है वो कुछ बात जो सारे विश्व के अन्य देशों में नहीं है। आप यूरोप जाओगे, आप क्रिश्चियन हो, आप पाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान में हो, आप मुस्लिम हो, बट क्या ये हमने थोपा किसी पे कि आप हमारे देश में आइए और सिर्फ हमारे देश का नाम लेके आप चलिए? नहीं। आप जो आइडेंटिटी रखते हो आपको वो आइडेंटिटी रखने की स्वतंत्रता है। हम किसी को अपने आप में ढालते नहीं, हम सबकी आइडेंटिटी के साथ सबको जिंदा रखना चाहते हैं। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है और यही है वो कुछ बात जिसकी वजह से हम आज तक विद्यमान हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए, आप सभी रोज नई चीजें सीखिए, रोज नए नए इन्वेंशन कीजिए और अपने देश के विकास में जितना भी योगदान आप दे सकते हैं उतना योगदान दीजिए। बचपन से मित्रों एक प्रार्थना पढ़ाई गई थी कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। आपका देश आपसे कुछ मांगता है, आप कोशिश कीजिएगा जिस भी रूप में आप जहां पर हो उसको जरूर दें। और हाँ, कभी किसी अगर व्यक्ति को आपकी दया की जरूरत हो, आपकी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर कीजिएगा। मैं अपने वक्तव्य का अंत 2 लाइनों से कर रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो इंप्लीमेंट कर दीजिएगा कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद।